हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के स्पर्श भाग 2 का चैप्टर 1 बड़े भाई साहब। ठीक, तो बड़े भाई साहब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पहले हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के ही पास लमही गांव में जन्मे धनपत राय। इनका जन्म था इनका नाम था बचपन का धनपत राय ने। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद नाम से इन्होंने अपना लेखन शुरू किया था। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। अपना जो पत्रकारिता का जो काम था वो ये धनपत राय के नाम से ही करते थे। उर्दू में प्रकाशित इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए स्कूल, मास्टरी, इंस्पेक्टर, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह इन्हें पसंद नहीं आया। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन मिले थे। ऐसा उन्होंने उन लोगों को अपना विषय बनाया था। इन्होंने अपनी कहानी का, अपनी रचनाओं का। तो 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हो गया। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब कहाँ संकलित हैं? मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है। ये सब इनके उपन्यास हैं। कुल इन्होंने वैसे 12 उपन्यासों की रचना की हुई थी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे इनका चैप्टर। अपना जो पाठ है बड़े भाई साहब। लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने बड़े भाई साहब के ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है, जब वो छोटे से थे और उनके बड़े भाई साहब बहुत अनुशासन प्रिय थे। उन्हें अनुशासन वो इनको भी उसी तरह से रहने के लिए कहा करते थे, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलते थे। और ये छोटे थे, इन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, खेलने कूदने में इनका ज़्यादा मन लगता था। तो उसी पर ही इन्होंने ये कहानी लिखी है। कहते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे का मतलब 3 क्लास इनसे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, बुनियाद ही मजबूत ना हो। कहते हैं कि अगर नींव ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। लेखक बता रहा है कि उनके भाई उनसे 5 साल के बड़े थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह कहते हैं, तंबीह होता है कि उनकी जो वो थी, क्या बोलते हैं उसे, डांट डपट। उनको डांटना और उनका पूरा ध्यान रखना, ये तो उनके भाई का पूरा अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, यानी कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे अपना। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए भी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन यानी उदाहरण देके बता रहा है लेखक कि जैसे कि एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, एक चीज़ देखी। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं कि ये क्या है, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं कक्षा में थे, 9वीं जमात यानी 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी।
मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप यानी गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। लेखक बता रहा है कि वो मौका पाते ही खेलने निकल जाया करता था, क्योंकि वो छोटे थे तो, और जब आते थे उनके भाई साहब उन पर नाराज हुआ करते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। वो हमेशा उन पर इस बात पर गुस्सा किया करते थे। इस तरह, और वो कहते थे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ यानी एक शब्द भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। जो चाहे पढ़ ले, कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। वो यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो। घोंघा यानी तुम कितने मूर्ख हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ। या तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी तुम एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ ऐसे खेल कूद में वक्त बिता कर के पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी क्लास में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। यानी उनकी ये सारी बातें, इनकी डांट सुन करके लेखक रोने लगता था। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहेगा, डांट फटकार कौन सहेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बस के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। लेखक पहले तो भाई की डांट से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ तो अच्छा है, इतनी डांट मुझे सुननी पड़ती है, इतनी मेहनत मुझसे ना होगी। लेकिन थोड़ी देर में वो सब कुछ भूल जाता था। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। जब टाइम टेबल लेखक बनाता था तो उसमें उसका जो खेल कूद का समय था वो तो बिल्कुल रह ही नहीं पा जाता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब का मतलब मैथ या गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक और दूसरे विषय, फिर आराम करते थे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। उस पर अमल करना का मतलब उस पर ध्यान देना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन उसका पालन करना कठिन होता है, पहले दिन ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। नसीहत यानी कि उनको डांटने का और मेरी
मेरा अपमान करने का, मुझे सलाह देने का, नसीहत मतलब मुझे सलाह देने का और फजीहत डांटने का अवसर मिल जाता था। मैं उनके साये से भागता, उनकी परछाई से भी मैं भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम पड़ती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। मतलब लेखक कह रहा है कि भाई, मेरे बड़े भाई मुझे इतना डांटते थे, इतना समझाते थे, इतना अनुशासन में रखते थे, लेकिन फिर भी मैं वो जो अपना खेल कूद का टाइम था वो नहीं छोड़ पाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अपना दूसरा पार्ट। सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना इम्तिहान वार्षिक परीक्षा हुई और भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और अपनी कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। दर्जे में अव्वल, अपनी कक्षा में प्रथम। लेकिन वह इतने दुखी और इतने उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। यानी लेखक को अपने ऊपर गर्व हो जाता है कि मैं अपने भाई से पढ़ने में तेज हूँ। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। वो जो गुस्सा करते थे वो गुस्सा अब मेरे ऊपर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में मैं भाग लेने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। लेखक कह रहा है कि भाई साहब ने अगर मेरी इस बार मेरा अपमान किया, मुझे डांट लगाई, तो मैं उनसे कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अपनी कक्षा में फर्स्ट आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तेज थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। जो पूरे पृथ्वी का स्वामी हो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो ये बता रहे हैं उनके भाई साहब कि राजा रावण भूमंडल पूरी पृथ्वी का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सारे महीप उसे कर देते थे, यानी कि टैक्स देते थे। सारे जो राजा थे, संसार के सभी राजा उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता यानी कि वरुण और इंद्र वगैरह जो देवता थे उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी बढ़ा ही होगा। उसे अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। भाई साहब कह रहे हैं कि तुमने तो अभी केवल एक कक्षा पास की है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। या समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए।
मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास लिखना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कह रहे हैं कि 8 हेनरी हो गए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर की जीरो भी तुम्हें ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बता रहे हैं कि जैसे हर अंग्रेजों के जो नाम हुआ करते थे उनके नाम के पीछे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही लगा दिया जाता था, तो वो बता रहे हैं कि इनके पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन, इससे क्या मतलब है। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, मैं तो इसे बेकार की बात कहता हूँ। यह तो समय की बर्बादी, यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। समय की कीमत नहीं बल्कि उसका बर्बादी करना है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक। यानी कि कह दिया गया कि 4 पन्नों का निबंध लिखो, और ये भी कह दिया गया कि संक्षेप में लिखो। संक्षेप का मतलब होता है कि थोड़े में लिखो, और ये भी कह दिया कि 4 पन्नों में लिखो। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 200 पन्ने लिखवाते। कह रहे हैं कि संक्षेप में कहा तो 4 पन्ने कहा, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इस दर्जे में इस क्लास में पास हो गए हो या प्रथम आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे। उनके बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि जो कुछ कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो पछताओगे। लेखक कह रहा है कि स्कूल का समय निकट था, यानी स्कूल का टाइम हो गया था, स्कूल का समय हो गया था, नहीं तो ईश्वर जाने या उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। यानी कि लेखक भी उससे डर गया कि हाँ, आगे कितना पढ़ना पड़ता है। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर
खो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। जो लेखक बहुत ज़्यादा मतलब अहंकारी होकर घूम रहा था, वह फिर से वह निडर हो गया। वह फिर से यानी कि अपने भाई के सामने डरा डरा सा रहने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर से वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। दर्जे में यानी अपनी कक्षा में फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। भाई साहब ने खूब जोर लगा करके, जान लगा कर परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझ पे उन पर दया आ जाती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। और मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। 1 दर्जा यानी हम दोनों केवल एक कक्षा की दूरी पर ही थे। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, यानी कि अगर वो एक बार और फेल हो जाएंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे और फिर वो मेरा अपमान कैसे करेंगे, मुझे डांट कैसे लगाएंगे। लेकिन मैंने इस पर विचार किया। कुछ दिल से इस विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त बुरा लगता है, लेकिन यह शायद मेरे उपदेशों का ही असर, उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। उनके डांट का ही तो असर है। अगर इतना ना डांटते तो मैं नहीं पढ़ता और फिर पास कैसे होता। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मेरी आज़ादी और बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, यानी उनके सीधेपन का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। लेखक मानता था कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, जैसे 2 बार पास हो गया फिर हो जाऊंगा, यानी कि मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं फिर भी पास हो जाता हूँ। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवे होते हैं, वो पतंग को बोल रहे थे, लेखक पतंग को कनकौवे कह रहा है कि कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। भाई साहब का अदब यानी कि मैं उनका सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब चुपचाप रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है, इसलिए सारे काम में उनसे चोरी चोरी किया करता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक यानी कि आकाश की ओर जाने वाला राही जो कौन है, वो पतंग है, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। जो पतंग कट चुकी थी और नीचे की तरफ चली आ रही थी, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए, यानी कि बड़े बड़े बांस के डंडे लेकर के इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सभी बच्चे उस पतंग को लेने के लिए भागे जा रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ, यानी कि बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि आगे कुछ ऐसा कुछ भी है। उन्हें सब समतल नजर आ रहा था। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है? तुम्हें इसकी बिल्कुल शर्म नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, यानी कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो, मुझसे केवल 1 कक्षा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। ठीक है, उनके बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब लोग केवल 8वीं कक्षा पास करके ही नौकरियां पा जाया करते थे, नायब तहसीलदार भी हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के
डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं। तुम जहीन हो कहने का मतलब है कि तुम इतने सभ्य हो, इतने अच्छे हो, पढ़ने में इतने अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग है, लेकिन वह जहन किस काम का, वह दिमाग किस काम का। प्रतिभावान जिसे बोलते हैं ना कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह प्रतिभाशाली तुम्हारा दिमाग ऐसा दिमाग किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से केवल एक क्लास, एक कक्षा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में, मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम उससे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। कभी ये मत समझना कि तुम मेरे बराबर हो जाओगे। भाई साहब उन्हें डांट रहे हैं कि कभी तुम मुझे अपने बराबर मत समझना कि तुम मेरे बराबर आ गए हो। भले ही तुम मुझसे पढ़ने में मेरे बराबर होते जा रहे हो, भले ही मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन हूँ तो तुमसे बड़ा। 5 साल का अंतर है हम दोनों में। तुम उसकी बराबर हमेशा रहो। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil DLit क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं जो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। भाई साहब कहते हैं कि मेरे रहते तुम्हें मैं गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, उसको भाई थप्पड़ दिखाते हुए बोलते हैं कि तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, यानी कि लेखक अब जो है उनसे डर चुका था। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है और आपको उसको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा, एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर इसकी डोर पकड़ ली
और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। यानी कि भैया भी खेलना चाहते थे, लेकिन वो बड़े होने की वजह से, यानी कि हमारी जिम्मेदारी जो थी वो भी तो निभानी थी उनको। तो इसमें यही बताया गया है कि जो दो भाई होते हैं वो बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका खर्चा उनके माता पिता उन्हें देते हैं, और बड़ा भाई थोड़ा सा बड़ा है उससे, लेकिन फिर भी उस पर उसको संभालने की जिम्मेदारी है, बोझ है, तो अपनी पढ़ाई भी देखते हैं, अपने भाई को भी संभालते हैं। तो इस कहानी से, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं लेना चाहिए, सहज रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। बोझ के रूप में ले लेने पर हमारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। हम किताबों से मिलने वाली शिक्षा को, जो हमें किताबों से मिलती शिक्षा है, उसे रटने के स्थान पर हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो समझी हुई बातें हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रुकी रहती हैं। हमारे विकास के लिए पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही खेल कूद भी हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा पाठ बड़े भाई साहब पूरा होता है। तो आप लोगों को आशा है कि ये पाठ पसंद आया होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक, तो चलो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।